नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज मुद्दा होगा दिल्ली और पंजाब में हाहाकार मचा रही बारिश और बाढ़ का। पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जिसमें भारी बारिश और बाढ़ का एक भयानक रूप दिखाई दे रहा है। हर ओर त्राहिमाम हो रहा है, हर ओर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जल प्रलय की इस मार ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पानी के इस प्रहार से हर कोई बचने की असंभव कोशिश कर रहा है, लेकिन मानसून बनकर बरस रही इस मुसीबत की मार से हर कोई बेहाल है। दिल्ली से कश्मीर तक इस जल प्रलय ने मकान, दुकान, खेत खलियान, सड़क, परिवहन सब कुछ डुबा दिया है। सेना को मैदान में उतरकर लोगों को बचाना पड़ रहा है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर झमाझम बारिश होने से यमुना नदी के पास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो अब सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। कहीं सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं, जिसके कारण लोग भारी ट्रैफिक जाम को समस्या से जूझ रही हैं। आवाजाही भी काफी प्रभावित हो रही है। लोगों का पैदल चलना भी काफी समस्या बना हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। नतीजा यह है कि यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंचने से प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इधर पंजाब में बाढ़ की स्थिति और भी अब विकराल हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमृतसर पहुंचे और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर पूरी स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और बताया कि 1400 गांव पूरी तरह से प्रभावित हैं। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। खेतों में 26 अगस्त से पानी भरा हुआ है और रावी का पानी लगातार खेतों में घुस रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों तक राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। हरियाणा और पंजाब में जमकर बादल बरसे हैं और इतने बरसे हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस बाढ़ ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि पंजाब के हालात तो बहुत ही बुरे हो रखे हैं। वहाँ जान और माल दोनों की बहुत हानि हुई है। लोग परेशान हैं, गांव के गांव वहाँ डूबे हुए हैं और आपको बता दें लाखों एकड़ ज़मीन जलमग्न हो गई है, फसलें खराब हो गई हैं। लोगों के लिए पीने का पानी, खाना, ये सब की दिक्कत हो रखी है। लेकिन उनके लिए हाथ बढ़ाने के लिए, उनके दुख की घड़ी में मदद पहुंचाने के लिए हरियाणा के कोने कोने से लोग आगे आ रहे हैं और पंजाब रसद सामग्री पूरी पहुंचाई जा रही है। इसी तरीके से हम हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पीने का पानी, सरसों का तेल, आलू, प्याज और तमाम तरह की जो खाने के सामान होते हैं वो सब यहाँ से पहुँचाए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। लोगों से ये सामान गांव-गांव में यहाँ के लोग संगत जाती है, गांव में लोगों से गुजारिश करती है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आप कुछ मदद पहुँचाएं, तो लोग वहाँ पर देते हैं और यहाँ के लोग जो है इसको इकट्ठा करके काफ़ी हद तक सामान बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाया जा चुका है और आगे भी पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ गुरुद्वारा के सदस्य इंद्रजीत सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से उनकी संस्था और उनके साथी जो है वहाँ पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। क्या बताएंगे इंद्रजीत सिंह जी, जिस तरह के पंजाब में त्रासदी आई है, कहते हैं कि 1988 के बाद ऐसा विकराल रूप बाढ़ का देखने को मिला है। इतनी बारिश हुई है कि गांव के गांव डूब गए हैं। बड़ी ही दुखद घटना देखने को वहाँ मिल रही है। किस तरीके से हरियाणा वासी आगे आ रहे हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨੇ
जिस तरह का भी कोई किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी किसी की समर्थ है उस हिसाब से इत्थे अपना राशन पहुँचाओ। प्रधान जी की अपील नूं मनदे होए ते संगतां ने इत्थे भरपूर राशन के भंडार जमा कर दिते ने, जो कि तुहाडे सामने तुसीं वेख सकदे हो। इत्थे पानी दीयां बोतलां, कणक दे कट्टे अज इस टाइम अपना चोचड़ा पिंड जो कि पूरा का पूरा पंडितां दा पिंड है, शर्मा हिंदू भाईचारा का पिंड है, उन्होंने बड़ी वड्डी एकजुटता विखाई इत्थे। उन्होंने फोन किया सानू भी असीं राशन लैके आए हैं, असीं तुहानूं असीं राशन देना चाहते हैं। उन्होंने मेरे नाल संपर्क किया, असीं उन्होंने इत्थे कुरुक्षेत्र अपना 6वीं पातशाही दे विच ये सारा समान उतरवाया। इस करके इलाका वासी दी दूर दूर तो कुरुक्षेत्र जिले के जिन्नियां भी संगतां ने इत्थे बड़ा ही धूम-धाम आ गए, लोकां दे विच उत्साह भी साडा भी हिस्सा पै जाए भी असीं भी उहदे विच हड़ दे विच जिहड़े उत्थों दे लोकां दा दुख दे विच असीं भी अपना दुख अपने जो कुछ कर सकने पूरा करिए। इस करके संगतां दा भरपूर सहयोग है, इलाका वासियां दा होर भी जितों सारे कुरुक्षेत्र दीयां सारियां संस्थावां दा असीं होर भी अपील करने आ संस्थावां नूं, क्योंकि उत्थे बड़ा लंमा चलना काम। अज उत्थे राशन बहुत है। अज प्रधान जी भी अज पंजाब के दौरे ते गए ने, 2 दिन के दौरे ते ने प्रधान जी उत्थे प्रधान जी जाके उत्थे वेख रहे हैं भी कित्थे की जरूरत है। असीं उस हिसाब से इत्थे पैकिंग करके राशन उत्थे हर जगह ते पहुँचावांगे, पिंड पिंड च पहुँचावांगे जाके। जो आप लोग ने देखा वहाँ से लोग आ भी रहे हैं, आप में से भी काफ़ी साथी जो है पंजाब में गए होंगे, किस तरह की ज़रूरतें वहाँ पर ज़्यादा हैं, किस तरह की डिमांड आ रही है लोगों की, क्या और किस तरह का मतलब संकट वहाँ पे नज़र आ रहा है? देखो जी, इस तरह उत्थे खाण पीण का राशन तो इस टाइम तो बहुत ही भरपूर है जी। उत्थे सब तो वड्डी तो समस्या होनी है जो पानी ने जल प्रवाह थले उतरना है जी, जिहड़ा किसान ने उन्होंने खेत पूरी तरह खराब हो चुके हैं, घर मकान उन्होंने सारा बर्बाद हो चुका। उत्थे असीं प्रधान जी इसे करे सरवा कहे ने, प्रधान जी ने पिछले 2 दिन पहले एक बयान भी दिता सी भी एक जिले नूं असीं पूरा हरियाणे वाले असीं पूरा जिले का पूरा ही खर्चा उठावांगे। एक कहा जाए कि हरियाणा और पंजाब भले पानी के लिए आपस में लड़ते हों, लेकिन देखिए कहते हैं ना, असली मित्रता और दोस्ती का पता तभी चलता है जब आदमी मुसीबत में हो। तो इस मुसीबत के समय में पंजाब के साथ हरियाणा का हर आदमी खड़ा नज़र आ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र। और जैसा कि प्राकृतिक आपदा जो आई है अपने पंजाब के अंदर तकरीबन 1100 गांव क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो उनके लिए हमने जो सहयोग राशि अपने प्यारे भाइयों ने सभी मिलकर की है, जो राशन है वो इकट्ठा किया है। और आगे भी अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम तब भी एकजुट होकर के पूरी हेल्प करेंगे। और यही समय अपनी इंसानियत दिखाने का जो हम अपनी तहे दिल से निभाएंगे। और हर बार पंजाब हमारा साथ देता है, अब की बार हरियाणा वाले भी उनका पूरा साथ देंगे। हर आपदा में उनके छोटे भाई बड़े भाई साथ कंधा लेकर खड़े होंगे। तब जो भी राहत राशि होगी, खाने की हो या पीने की हो, जो भी होगी, पानी की बोतलें भी हैं, राशन भी है, चावल भी है, दाल भी है, और जो सहयोग राशि होगी कुछ डोनेशन भी दे के आएंगे। जो भी इकट्ठा अपने दोस्त करेंगे सभी साथ देंगे और तन मन और धन से साथ। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी जुड़ चुके हैं। एसएन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक मौसम वैज्ञानिक केसी पांडे जी जुड़ चुके हैं। केसी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हरियाणा का हर हाल हमको बताएंगे, हर एक तस्वीर ब्यूरो चीफ हरियाणा से हरे राम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हरे राम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहे हैं। आपने क्या हालात वहां पर देखे, पंजाब में क्या हालात बने हुए, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं डरावने वाली तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। क्या हालात वहां पर थे जब आप ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे थे? किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? हरे राम। देखिए, अगर हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा में जो बाढ़ की स्थिति है, ज्यादातर जो हरियाणा में नदियां बह रही हैं उनके किनारे के जो गांव हैं उनमें हालात ज्यादा बुरे नजर आ रहे हैं और उनको राहत यहाँ की सरकार समुचित तौर पे पहुंचा भी रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा संकट की स्थिति है वो पंजाब की है। तकरीबन 23 के 23 जिले जो है वहां पर बाढ़ग्रस्त हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। जो मवेशी हैं, बड़ी संख्या में मवेशी की मौत हो रखी है या बड़ी ऐसी इतनी संख्या है कि बाढ़ के बहाव में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में मवेशी पहुंच गए हैं। ऐसी भी
ऐसी भी सूचना, ऐसे भी हालात है वहां पर। हालांकि एक दूसरा रूप भी इस पूरे बाढ़ का नजर आ रहा है, वो है मदद का। हर तरफ से लोग जो है पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पंजाब के तमाम जो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने आह्वान किया है लोगों को मदद करने का। कई सेलिब्रिटी जैसे रणदीप हुड्डा हो गए, मीका सिंह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, ये तो पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर वहां मदद भी कर रहे हैं। साथ में अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का लगभग गांव से लोग आगे निकल करके आ रहे हैं और बाढ़ में लोगों को जिस तरह की जरूरी के सामान होते हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पानी हो, तेल हो, राशन का सामान हो, डेली इस्तेमाल होने वाले सामान है, सभी यहाँ पर गांव में फेरी लगा करके लाउड स्पीकर से घोषणा करके कि संकट के समय है, पंजाब के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। बाकायदे ट्रॉली वहां पर भेजी जा रही है। हमने जैसे कि अभी बात की, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब वहां पे राशन के सामान इतने ज्यादा हो गए हैं कि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है। अब जो मदद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पानी उतरने के बाद जो लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिनके मवेशी खराब हो गए हैं, आने वाले कुछ दिनों बाद कनक यानी गेहूं की बिजाई होने वाली है, उसके लिए खेत बिल्कुल खराब है क्योंकि फसलें सड़ चुकी हैं। जो धान की, जीरी की फसलें लगी हुई थी वो पूरी तरीके से गल चुकी है। तो अब किसानों को मदद की ज्यादा जरूरत तब है जब आगे की वो खेती कर सके, गेहूं की बिजाई कर सके। उसका भी 1-2 महीने बाद जो है मौसम, उसका भी बिजाई का समय आ जाएगा। तो ये सब ज्यादा जरूरी है। और चलिए ठीक है, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक बने हुए एसएन पांडे जी, वो इस बात का जवाब देंगे। एसएन जी, ये इस तरीके का मौसम कब तक बना रहेगा? मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है कि लगभग देखिए आप पंजाब जो है बाढ़ग्रस्त नजर आ रहा है, कब तक इस तरीके की बारिश जो है देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह से अभी भी पूरे देश में सशक्त मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगले 24 घंटे 48 घंटे तक उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में थोड़ी राहत रहने की संभावना है। क्योंकि जब कोई एक सशक्त मौसमी सिस्टम बना हुआ है जो गुजरात पर है इस समय, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, हमारे पश्चिमी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, इन सब जगह अगले 24-48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन हमारा जो एनसीआर है, पंजाब है, जो हरियाणा है और उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन जिस तरह से अभी भी बारिश हो रही है तो आगे भी इसकी संभावना है। हमें सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। हमने जिस तरह से जो हमारे पहाड़ थे वहां पर इतना विकास के नाम पर हमने जो नदियों के जो रास्ते थे, जो प्राकृतिक उनका ड्रेनेज था, उसके साथ हमने छेड़खानी करी और हमने उसको बर्बाद किया। आप धराली में देखिए, हमने जो नदी का पुराना रूट था जहां से नदी निकलती थी उसको बंद करके वहां पे नया धराली का सौ बसा दिया था। और आप देखिए पहले क्या होता था, जो बारिश का सबसे बड़ा कारण है कि एक इसको स्नो लाइन होती है। स्नो लाइन वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं, पहले 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर बर्फ बनके बर्फ गिरती थी। लेकिन अब वो जो स्नो लाइन है वो 5000 पे चली गई है। तो 5000 मीटर के नीचे का जो एरिया है पहाड़ों का, वहां सभी जगह अब बारिश होने लगी है। तो वो जो बर्फ बन के वहां ग्लेशियर बनती थी, वो स्थितियां अब बारिश में परिवर्तित हो रही हैं। और इसके बाद आप देखिए लगातार हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा मलबा इकट्ठा करते हैं और उन्हीं मलबा जो होता है इनका, वो बांध का काम करता है। और वहां पर अभी भी देखिए उत्तराखंड में और अपने पहाड़ों पर 1200 1300 झीलें, कृत्रिम झीलें बनी हुई हैं।
और होता क्या है कि जब ये झील, जहां छोटी झीलें होती हैं और कृत्रिम झीलें बन गई, इसके बाद वहां पर अगर 100 से 125 मिलीमीटर पानी 2 से 4 घंटे में उन झीलों में गिरता है तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब 100 मिलीमीटर के ऊपर 2 घंटे में बारिश दर्ज होती है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, बादलों का फटना भी कहा जाता है। तो ये स्थितियां जब बनती हैं, उन झीलों के ऊपर हजारों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी बारिश से गिरता है और झीलों में होता है और उसके साथ मलबा भी होता है। तो ये सारा नदियों के नीचे आता है और हमने देखी जो विकास किया है वो नदियों का, जो हमारा भराव नदियों का जिसको हम कहते हैं, पानी जहां रहता था वहां पे हमने गेस्ट हाउस, होटल, दुकानें बना ली। तो प्राकृतिक अपना संतुलन बनाती है। इसके बाद हमने क्या किया, पहाड़ों पर डबल रोड बना दी। बनाना जरूरी था क्योंकि आप देखिए एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से हजारों गाड़ियां सप्ताहांत पहुंचने लगती हैं पहाड़ों पर। तो जब वहां जाम लगता था तो हमने क्या किया, हमने पहाड़ों को काटा, पहाड़ों पे हमने विस्फोट किए डायनामाइट से और उनको हमने कमजोर किया। अब जब पहाड़ एक तरफ कटा तो देखिए प्राकृतिक रूप से वो अपना संतुलन भी बनाता है। तो जब प्राकृतिक रूप से वो अपना संतुलन बनाने पाया तो उसने लैंडस्लाइड हुई, वो लैंडस्लाइड होती है। तो हमने प्राकृतिक जितने चलिए भी ठीक है, हमारे साथ चीजें केसी थी, पांडे जी भी बने हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। केसी जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की जो बारिश है वो कई वर्षों से इस बार जो बारिश हुई है वो ज्यादातर बारिश हुई है, ऐसा क्यों माना जा रहा है और ये इसकी वजह क्या है कि इस बार ज्यादा बारिश देखने को मिली है? ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाके हैं कि इस बार ज्यादातर ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। जी केसी जी। जी देखिए, जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि 2013 के बाद ये जो मानसून सीजन था, जून टू सितंबर जो मानसून कहा जाता है, ये बहुत ही वेट मानसून रहा है। अब तक जो है 21% ओवर एवरेज बारिश हो चुकी है। दूसरा कारण ये है कि पंजाब और ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल में जो है औसत से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अगर कहा जाए तो मोर देन 200-300% ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए 500-600 मिलीमीटर रेनफॉल हो रही है, 2000-2500 मिलीमीटर रेनफॉल। और जैसा कि जो हमारे सहयोगी जो पांडे जी ने बताया कि जो क्लाउड बर्स्ट की जो स्थिति है, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की रेनफॉल की जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जो है इस बार WD जो एक पश्चिमी विक्षोभ जो बनता है पाकिस्तान से आता है हमारे जम्मू कश्मीर पर, और उत्तराखंड और पंजाब, उत्तराखंड और होते हुए जो है हिमाचल होते हुए वो जो है तिब्बत की तरफ चला जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है इस बार मोर एक्टिव और फ्रीक्वेंट हुई है। मतलब 12 होने चाहिए पूरे मानसून पीरियड में, अभी तक 21 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद दूसरा कारण हम लोग ये निकाल रहे हैं कि पोलर रीजन पे जो आइस मेल्टिंग हो रही है, जो बर्फ पिघल रहे हैं, इसके वजह से जो वर्षा के कारण बन रहे हैं और जो कम दबाव का क्षेत्र बनता है वो भी जो है बड़ा फ्रीक्वेंट हुआ है, इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब जो पंजाब के ऊपर मान लीजिए 3 से 4 बनना चाहिए, बरेली के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो उत्तराखंड में बारिश होती है। तो वो प्रक्रियाएं जो है, मौसमी जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरी बात अगर कहा जाए तो एक और रीजन हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अर्ली ऑनसेट हुआ है मानसून का, इस बार मानसून थोड़ा पहले आ गया। तो ये सारे बहुत सारे मिक्स हैं और आने वाले समय में देखिए 2100 तक ये कहा गया कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, मतलब अगर 24 घंटे में 64.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसको भारी वर्षा कहा जाता है। उसके जो एपिसोड हैं वो लगभग 20 से 30% बढ़ने की संभावना है। तो कहीं न कहीं हमको जो है अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत है। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि जो है हम डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा जो है इकोसिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जब तक हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तब तक हमको जो है मौसमी मार झेलनी पड़ेगी। अतिवृष्टि की संभावना बढ़ रही है, 2100 तक ये प्रेडिक्शन है। हम लोग क्लाइमेट मॉडलिंग करते हैं और ऑलरेडी जो है ये बहुत सारी स्टेट, इवन उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट है कि अतिवृष्टि बढ़ेगी। फिर भी जो है लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। गवर्नमेंट को, जो राज्य सरकार है, जो भारत सरकार है, वो उनको जो है उनकी जो नीतियां है उसको नीतियों को जो है लागू करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, उसको अनुसरण करने की जरूरत है।
और अभी आने वाले समय में जैसा कि भी 2-3 दिन तक मौसम में चिटपुट वर्षा होने की संभावना है, लेकिन 12 के बाद एक और सिस्टम आ रहा है, वो थोड़ा एक्टिव दिख रहा है। तो 12 से 14-15 के बीच में थोड़ी और जो है मध्यम वर्षा जो है उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। जी चलिए ठीक है, हरिराम के पास आना चाहूंगी। हरिराम, आप ग्राउंड जीरो पर जब थे, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई है, बात भी वहां पर लोगों से की है और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो राशन है वो पर्याप्त पहुंचाया गया है, लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं वहां तक पहुंच पा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों ओर पानी है, तो जल निकासी क्या वहां पर की जा रही है? जब पानी घरों के ऊपर तक बह रहा है, घर जो है वो डूबे हुए, कई घर ऐसे हैं जो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो जल निकासी की क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, क्या तस्वीरें आपने देखी? हरे राम। देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन जो है पंजाब गए हुए थे। वहां किसानों से उन्होंने मुलाकात की और पूरी ये जानकारी लेने की कोशिश की कि वहां के हालात किस तरीके के हैं और कितनी ज्यादा जरूरत है किसानों को। तो उन्होंने आज दिल्ली लौट करके एक बाकायदे ट्वीट किया है और उन्होंने उसमें लिखा है कि जो पंजाब में इस बार की जो बाढ़ आई है वो ज्यादातर जो बाढ़ आई है वो नदियों के कारण जो खनन का काम किया जा रहा है उसकी वजह से आई है। इतनी ज्यादा खनन माइनिंग का काम जो है नदियों के किनारे हुआ है कि उनके लिए जो तटबंध हुआ करता था, जो प्राकृतिक तटबंध हुआ करता था, जो नदियों को बांध करके रखता था, वो सभी उसको पूरी तरीके से स्वार्थ के चलते जो है लापरवाही करते, सरकारों की भी जो लापरवाही रही है इकोसिस्टम को लेकर के पूरी तरीके से वो साफ वहां नजर आ रहा है। ये उनका कृषि मंत्री का यही कहना है कि यही जो बड़ी वजह है कि पंजाब में जो है इतनी बड़ी बाढ़ जो है देखने को मिली। अगर खनन पर काबू किया जाता और बड़े बड़े जो है इसके बाद इसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र भी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रकाश सिंह बादल के बीच ये रजाबंदी बनी थी कि जो पंजाब से गुजरने वाली नदियां हैं, चाहे वो सतलुज हो, व्यास हो, रावी हो, इन सभी नदियों के तट के किनारों पे किसी भी तरह का निर्माण कार्य ना किया जाए या उन पे खनन का काम ना किया जाए, जिससे कि इस तरह के हालात ना बने। और इस काफी जो है उसके बाद से जो है अभी हाल फिलहाल की जो देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे खनन का काम वहां चल रहा है, जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा संकट पंजाब में देखने को मिला है। बिल्कुल हरिराम, और जो तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये सवाल खड़े करती हैं कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आना बेहद चिंताजनक है। हरिराम, एक और सवाल यहाँ पर, हमने तस्वीरें देखी थी आज से 2-3 दिन पहले, गुरुग्राम की तस्वीरें, जिसको एक बड़ी सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी हरियाणा में सबसे ज्यादा वहीं आता है। वहां पर बारिश होती है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक शख्स जो है वो ट्वीट करता है कि 35 मिनट का सफर वो 11 घंटे में तय करता है, यानी कि रात को 3 बजे अपने घर पहुंचता है। आखिरकार हरियाणा में इस तरीके की स्थिति क्यों है कि बारिश होती है, लोग जाम में फंस जाते हैं, कई लंबा घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है? हरे राम, देखिए इसका तो सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जो डेवलपमेंट के नाम पर जो प्लानिंग की कमी है, योजना की कमी है, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर रिहायशी तौर पे बहुत ज्यादा लोगों की आबादी आ गई है, जितना कि वहां का जो लोकल सिस्टम है जो कि जल निकासी को बर्दाश्त कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा लोग ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पर लोग बसे हुए हैं। साथ में जो सड़कें हैं, गाड़ियों की इतनी तादाद है कि पूरा जो एक एकोमोडेट करने वाली बात है कि सिटी को एब्जॉर्ब कर ले लोगों की जरूरतों को, वो वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कोई नई तस्वीर गुरुग्राम के लिए नहीं आई है। जब भी बारिश होती है और मामूली सी भी बारिश होती है तो वहां पे जाम की स्थितियां आम हो जाती हैं, और जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वहां पर समुंदर नजर आने लगता है। तो ये निश्चित तौर पे जो लोग प्लानिंग करते हैं, सिटी की प्लानिंग करते हैं,
उनको ये सोचना जरूर चाहिए कि आखिर वो उन जगहों पर कितने लोगों को बसाना चाहते हैं। केवल बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी कर देने से लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। सड़कों पर भी ये ध्यान होना चाहिए कि जो सीवर सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको कितना जो है इस्तेमाल किया जाए, कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हरिराम, यहाँ पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि सड़कों पर जो पानी जमा हो रहा है उसकी जल निकासी की व्यवस्था भी प्रशासन को ही करनी पड़ेगी, ताकि आम जनता इस तरीके से परेशान ना हो कि 35 घंटे का सफर इंसान 11 घंटे में तय कर रहा है। एसएन पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने कहा कि देखा, मैंने भी ये बोल रही हूँ कि लगातार इस तरीके की आपदाएं जो है वो आ रही हैं। हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस तरीके की बात आपने भी पहले कही है, तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? क्योंकि हमने देखा 2025 में सबसे ज्यादा आपदाएं आई हैं। जी शिवांगी जी, मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रही है, अभी हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हमें कोई सरकारें इस पे काम नहीं कर सकती हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से जब हर आदमी इसको काम करेगा तब हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और अभी मैं बता दूं आपको, जिस तरह से जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर, चाहे हमारा मानव स्वास्थ्य हो चाहे पशुओं का स्वास्थ्य हो, इसके बाद विस्थापन, इसके बाद खाद्यान्न संकट, ये तीनों संकट बहुत बड़े हैं जो आगे आने वाले हैं। हम सरकारों पर इसका नहीं डाल सकते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से अपने घर में कल्चर बनाना होगा, अपने स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हमें बच्चों को बताना होगा कि हमें चाहे पानी हो, चाहे हमारी सॉइल हो, मृदा हो, चाहे हमारा कोई भी चीज हो, पहाड़ हो, सबको बचाना है। हमें सबको बचाने के लिए काम करना है, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीजें दे पाएंगे। नहीं तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। डॉक्टर के पांडे साहब जानते हैं कि अगर 1 से 2 घंटे में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश कहीं भी अगर दर्ज होती है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि उस पानी को निकाल के आप बाहर कर सकें। निश्चित रूप से सड़कों में पानी आ जाएगा और हमारे अंडरपास भर जाएंगे। तो हमें इस चीज को रोकना है। हमें सरकारों पर, की सरकार साहब नहीं कर रही है, अब हम सरकारों पर इसका कोई भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका आम जनता को खुद इसका जिम्मा लेना पड़ेगा। समय का अभाव है। एसएन जी, केसी जी, हरिराम, आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।